नमस्कार दोस्तों, रजत ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस एग्ज़ाम की जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं प्रश्न, वो भी सामान्य ज्ञान से संबंधित। लोगों का डर रहता है कि सामान्य ज्ञान हमारा कैसे कंप्लीट होगा, सामान्य ज्ञान हमारा कैसे कंप्लीट होगा। चलिए इस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा, सामान्य ज्ञान आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी 30, 35, 38 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। एक चीज़ समझ लीजिएगा आप सभी लोग, कंपटीशन बहुत टफ रहेगा। 30 से 35 लाख फॉर्म पड़ने की संभावना है। आपकी जो वैकेंसी है वो 62,000 है। इससे कि आप अपने अंदर एक जुनून बना लीजिएगा, जुनून जागृत करिएगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। देखिए किसी प्रकार की आप ढिलाई मत दीजिएगा, जिससे कि आपको देखिए काफ़ी समय बाद तो ये वैकेंसी आई हुई है। अब ये मौका आप किसी भी कीमत पर जाने ना दीजिएगा। लगातार प्रैक्टिस करिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। जहाँ से क्वेश्चन मिले आपको उस क्वेश्चनों को बार बार पढ़ते रहिएगा। चलिए सॉरी, इसी संबंध में हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका आयोग ने कैंसिल कर दिया था। लेकिन किस लिए कैंसिल किया था कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए ना तो ये एमीनोमीटर है, ना ये बेमीटर है, ना यूडोमीटर है, ना पिक्नोमीटर है। कोई सा भी इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन आयोग ने कैंसिल किया हुआ है। देखिए द्रवों का घनत्व जो होता है, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर से। इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन रिजेक्ट किया था, निरस्त किया था आयोग ने। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा अगला, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में। किसकी बात की जा रही है? केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। देखिए एक आपका क्वेश्चन लखनऊ से, आप ये समझिएगा लखनऊ में क्या क्या संबंधित है, लखनऊ में कौन कौन सा विश्वविद्यालय है, या कौन सा, जैसे कृषि विश्वविद्यालय हो गया आपका। कानपुर में कानपुर की बात की जाए तो IIT कानपुर हो गया, IIT कानपुर। इसके बाद दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में, दलहन अनुसंधान कानपुर। और क्या कानपुर में है? और आपका हो गया शुगर अनुसंधान केंद्र कानपुर में हो गया। तीसरा आपका हो गया क्या? कृत्रिम अंग अनुसंधान केंद्र, ये भी कानपुर में हो गया। वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में आपका हो जाएगा शाक सब्जी अनुसंधान केंद्र, ये वाराणसी में हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए आपका ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यालय की बात की जा रही है। पहले तो ये मुख्यालय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आपका था प्रयागराज में, लेकिन अब ये प्रयागराज में नहीं रहा है। इसलिए आप याद रखिएगा, आपका जून 2019 में ये कहाँ चला गया है? लखनऊ में। कहाँ चला गया? लखनऊ में। समझ लीजिएगा कि अब आपका उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय लखनऊ हो गया है। कब से हुआ गया? जून 2019 में। अच्छा, इसका जो मुख्य कौन होता है? वो होता है DGP, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल और पुलिस, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब देख लीजिएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है इस समय वर्तमान में, जो 1 जनवरी 2024 से जिन्होंने पदभार संभाला है, वो है आपके प्रशांत कुमार। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना रहेगी। बढ़ते हैं, इसकी हम व्याख्या थोड़ी देखेंगे। व्याख्या में क्या है कि प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश
मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में, कहाँ पर था? प्रयागराज में। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय 7 जून 2019 को लखनऊ में स्थानांतरित किया गया है। देखिए समझिएगा, कहाँ पर स्थानांतरित किया गया है? लखनऊ में। अच्छा, इस मुख्यालय की बिल्डिंग को, जो भी डीजीपी का जो बिल्डिंग है उसमें हम क्या कहेंगे? उसको सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। इस मुख्यालय की बिल्डिंग को क्या कहेंगे? सिग्नेचर बिल्डिंग। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग, कई बार इसको देखिएगा जिससे कि आपका माइंड में सेटअप हो जाए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? देखिए समझिएगा, अस्तित्व की बात की गई है तो यहाँ पे यूपी से उत्तराखंड कब अलग किया गया है? तो आपका किया गया था 9 नवंबर, कितना? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कब? 2000 को हुआ था, समझ लीजिएगा। अच्छा, यहीं पे अगर बात की जाए, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो इन चीज़ों को एक बार आप देखिए जाए, हमें अगर मौका मिला तो इन सब चीज़ों को हम एक बार व्यवस्थित रूप से आपको कराने की कोशिश करूँगा। चलिए बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करेंगे थोड़ा हम। इसकी व्याख्या में उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काटकर, किसको? हिमालयी जिलों को काटकर बनाया गया था। भारत का ये 27वां राज्य था। इसकी राजधानी देहरादून है। 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में ही स्थित हैं। ठीक है। अच्छा, इसको 2000 से 2006 तक इसको कहा गया था उत्तरांचल, और 2007 से परमानेंट इसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका, ये देखिए, ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन पिछले समय आ चुका है तो आने की संभावना नहीं रहेगी। देखिए वो क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन उससे संबंधित जो इर्द गिर्द के क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा अधिक रहती है। चलिए, अब पूछा गया है आपका CH3COO CH2 CH3 का सूत्र, कि ये किसका सूत्र है? ये किसका सूत्र है? तो आपका हो जाएगा ये एथिल इथेनॉइड का। किसका? एथिल इथेनॉइड का। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि CH3COO CH2 CH3 ये किसका सूत्र है? तो अब ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये 3, तो इनके आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। चलिए इनकी हम व्याख्या करेंगे। तो प्रोपनोइक अम्ल का है CH2 डबल बॉन्ड COOH, ठीक, और एथिल एथेनॉइड का है CH3COO CH3 CH3, ठीक है। चलिए ब्यूटनोइक अम्ल का हम देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है, ये आने की संभावना रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। देखिए ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब आप थोड़ा प्रॉपर पीरियोडिक टेबल के विषय में जानते होंगे। चलिए सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल के विषय में, आवर्त सारणी के विषय में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए पीरियोडिक टेबल में होता क्या है, जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ये हो गया आपका, देखिए ये जो है आकार में क्या होता है, कम। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार इसका क्या होता है, बढ़ता है। चलिए इसी को हम देखेंगे आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में क्या देखेंगे, देखो ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका सॉरी, जब हम इधर से जाएंगे इधर की तरफ तो इसका जो आकार है वो छोटा होगा। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका आकार जो है किस तरीके से होगा, ये बढ़ेगा, मतलब इसका आकार बढ़ेगा इसका। अब यहाँ पे पूछा गया है क्लोरीन, ब्रोमीन और सोडियम, और क्या था, और आपका था कैल्शियम। आपका कैल्शियम था, क्या क्या था, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये सोडियम। देखिए जब हम इधर से इधर जाएंगे तो सबसे छोटा पूछा गया है, तो छोटे में देखो ऊपर से इधर जाएंगे तो ये बड़ा Br बड़ा हो जाएगा, कैल्शियम Cr छोटा हो जाएगा। इधर देखें तो कैल्शियम बड़ा हो जाएगा, Na छोटा हो जाएगा। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे ना तो ये कैल्शियम सबसे छोटा हो जाएगा,
ये कैल्शियम छोटा हो जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है ना मिले, लेकिन ये देख लीजिएगा कि ये जो इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब देखिए अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी कि इनमें से कौन सी आपकी अक्रिय गैस है। ठीक। अच्छा, फिर पूछा जाए कि हैलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं, इनमें से कौन सा हैलोजन तत्व है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये क्या है, आपके हैलोजन तत्व हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। देखिए समझिए, द्रव अवस्था की बात की गई तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। देखिए अभी हमने बताया था आपको आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो देखो आवर्त सारणी में क्या है, आपके अक्रिय जो भी है अधातुएं हैं, नॉन मेटल हैं, वो सारी ये हो जाएंगी, ये ठीक, ये। तो आपका पूछा गया है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए कौन कौन सी है, BCNOF, CiPSCl, ये सभी क्या है आपकी नॉन मेटल। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपना है अगला, क्वेश्चन है, चलिए, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। ठीक, क्वेश्चन है कि कौन सा अंग की बात की गई, कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो आपका हो जाएगा सॉरी, यकृत, तिल्ली, अग्नाशय, पित्ताशय। तो आपका आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय में लैंगर-हैंस की दीपिकाएं, लैंगर-हैंस की दीपिकाओं के माध्यम से ये क्रिया होती है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या लिखा है कि मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में लैंगर-हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा, देखिए समझिए कौन कौन सी होती है, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन एक हार्मोन है। यह शरीर में रुधिर की शर्करा को नियंत्रित करता है। किसकी, जो भी शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, मतलब शुगर शर्करा की नियंत्रित करता है। कौन करता है, ये इंसुलिन करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। किसकी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। ठीक। अच्छा, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। किसी दिन अगर हमें मौका लगा तो हम आपको ग्रंथियों के बारे में बताएंगे। देखिए ग्रंथियाँ अपनी 3 प्रकार की होती हैं। एक हो गया अंतरास्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि और आपका मिश्रित ग्रंथि, जिसमें से मिश्रित ग्रंथि में आपका हो जाएगा अग्नाशय। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। ये है आपका, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक, तो देखो अब तो ये क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक, अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा आने वाले समय में वो आपको हम बताते हैं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं रह गया है। अब इसकी थोड़ी हम व्याख्या समझ लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि देखिए हमने पूरी लिस्ट आपको देने की कोशिश की है, एक बार देख लेते हैं। देखिए जो सबसे पहले 1976 में, कब, 1976 में कहाँ हुआ था ये आसियान, सबसे पहले की बात की। हो सकता है कि सबसे पहला, सबसे लास्ट, सबसे करंट, ये क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। उस समय देखिए 2018 में हुआ था, तो आपको 2019 में एग्ज़ाम हुआ था ये, तो उसमें ये पूछा गया था। लेकिन अब हो सकता है कि अगली बार ये पहला पूछ दिया जाए। तो देखिए एक पहला भी आप याद याद कर लीजिएगा और इसके बाद में वो भी देख लीजिए। इंडोनेशिया, ये कब पहला कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में कहाँ पर, बाली में हुआ था। चलिए एक तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट में अब देख लेते हैं हम, लास्ट में देखेंगे देखो 2024 और 2023 में। ठीक, ये जरूर देखेंगे। तो 2023 में जो हुआ था वो इंडोनेशिया में, ठीक, इंडोनेशिया में। और 2024 में जो होगा वो होगा लाओस में। देखिए समझ लीजिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करते जाइए। 2023 में इंडोनेशिया में और 2024 में लाओस में। अच्छा, 2023 में होगा वो 42-43 का, और जो 24 में होगा वो 44 और 45 में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, तो चलिए क्वेश्चन है अगला,
भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। देखिए ये भी क्वेश्चन अब आएगा नहीं, ठीक, तो ये आपका आंसर तो हो जाएगा ये जनरल बिपिन रावत, ठीक। लेकिन इससे संबंधित हम व्याख्या कर लेते हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। देखिए प्रश्नकाल के समय तो जनरल बिपिन रावत COAS थे, ठीक, लेकिन वर्तमान में कौन है? मनोज मुकुंद रणवड़े, ठीक, ये आपको याद रखना है वर्तमान में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा की जाएगी 2022 की। देखिए ये जो एशियाई खेल होते हैं, ये एशियाई खेल कितने 4 वर्ष बाद होते हैं, कितने 4 वर्ष बाद। अब ये 2022 में हुआ था, तो अब कब होगा? 2026 में। अब इन्होंने पूछा है 2022 में मेजबानी कौन करेगा इस, तो आप तो किया था चीन ने। किसने किया था? चीन ने, ठीक। लेकिन अब क्वेश्चन बन सकता है 2026 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा कौन? जापान में कहाँ पर? नागोया में, ठीक। चलिए अच्छा, इसकी व्याख्या दी गई है। देखिए 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में हाबडू चीन में होगा, ठीक, ये तो हुआ था, ठीक। इसकी व्याख्या अब आपको पूछा जा सकता है कि 2026 में कौन से नंबर का एशियाई खेल होगा, तो आपका हो जाएगा 20वें नंबर का, ठीक, 20वें नंबर का। देखिए ये है 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान के नागोया शहर में होगा, ये आपको याद रखना है। 2026 का एशियाई खेल कहाँ पर होगा? 20वां, तो वो हो जाएगा जापान में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अगला, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और एक T20 मैच के बीच खेला गया था। देखिए किसके बीच खेला गया था, ये पूछा गया है कि लखनऊ में जो इकाना स्टेडियम है वो खेला गया था वेस्ट इंडीज के साथ में सबसे पहले, ठीक। अच्छा, अब इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, आप कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा कि इकाना स्टेडियम का नाम क्या रख दिया गया। चलिए अच्छा, इसकी भी व्याख्या दी गई है, तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी क्षमता कितनी है? 50,000 दर्शकों की है। ये इसका उद्घाटन 2017 में हुआ था। इसके बाद यहाँ खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वेस्ट इंडीज के साथ में T20 मैच था। नवंबर 2018 में इस स्टेडियम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। चलिए ठीक। अच्छा, अब की बार ये क्वेश्चन पूछने की संभावना ये रहेगी कि जो गुजरात में स्टेडियम माननीय नरेंद्र मोदी स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना हुआ है वो किस देश के साथ उस स्टेडियम में किस देश के साथ वर्ल्ड कप खेला गया था। अभी ये हाल की घटना है, आप लोग याद रखिएगा, वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता भी था। ठीक है, चलिए इस तरीके देखिए इसी क्वेश्चन इर्द गिर्द ही आते रहते हैं। ये नहीं क्वेश्चन कोई थोड़ा वो है क्वेश्चन जहाँ से आने की, तो थोड़ा आप उस एरिया में घूमिए और उसको पकड़ने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कहाँ आने की संभावना रहती है। ठीक, चलिए अब पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो किस देश के प्रधानमंत्री, ठीक, एंटोनियो गुटेरेस की बात की गई है, तो वो है आपका पुर्तगाल के। कहाँ के थे? पुर्तगाल के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। चलिए इसकी व्याख्या है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। देखिए स्थापना ये जरूर पूछते हैं कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में, तो ये आप देख लीजिएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देखो UNO, ठीक, तो ये न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में 9 राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के, ठीक, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, हवा महल 1999 में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। किस महाराजा के द्वारा बनवाया? पृथ्वीराज चौहान, राय बुलरभट्टी,
सवाई प्रताप सिंह, रानी पद्मिनी। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। ठीक, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि जीएस में क्वेश्चन कहाँ से आने की संभावना रहेगी। देखिए ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है? सीआरआर की बात की गई है, सीआरआर की बात की गई है। तो आपका हो जाएगा, उस समय की बात है तो उस समय था ये 4, लेकिन अब करंट की बात की जाए, 5 साल बाद की बात की जाए, तो इसमें जो सीआरआर की बात करेंगे हम अभी देखते हैं कहाँ कितना है। देखिए ये आपका हो गया इकॉनमी से क्वेश्चन। तो आपको इकॉनमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा सभी पे थोड़ा ध्यान देना है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और उसी अनुसार देखिए ये सब आपको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ये आप अनुमान एक अंदाज़ा लगाइएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आए हुए थे, तो आपको इर्द गिर्द ही रहना है। ठीक, चलिए अच्छा, इसकी व्याख्या में हम देखेंगे इस समय प्रेजेंट टाइम में जो आज 5-6 तारीख है, इसका आज हम देख लेते हैं। देखो रेपो रेट याद रखिएगा, रेपो रेट आपका ये हो जाएगा 5.90%, रिवर्स रेपो रेट 3.35, सीआरआर जिसकी बात की जा रही है, सीआरआर की 4.54, पहले कितना था? 4 था, अब हो गया बढ़कर के 4.50% हो गया। बैंक रेट क्या हो गया? 6.15%, और एसएलआर जिसे कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात 18%। ठीक, तो आपको इनको रटना है, बिल्कुल रटना है, कंठस्थ करना है आपको, किसी प्रकार से भूलना नहीं। अगर एक बार भूल भी गए तो आपको इकॉनमी से क्वेश्चन जा सकता है आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? देखिए खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, यतीम दास। देखिए खुदीराम बोस थे और अशफाकुल्ला थे, ये नहीं थे। तो आपका खुदीराम, ठीक, ये तो किसने की थी? तो ये हो जाएंगे, ये खुदीराम बोस और अशफाकुल्ला खां। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे थोड़ी। नहीं, खुदीराम बोस भी नहीं, सॉरी, खुदीराम बोस भी नहीं थे। ठीक, चलिए इसकी हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या समझिए। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर लखनऊ, कौन सी? सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन गई थी। ठीक है, इस लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां ने बनाई थी। देखिए इसी के चलते राजेंद्र लाहिड़ी, जब ये केस हुआ तो इनको राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, ये चारों दोषी थे और इन चारों लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अब आपका क्वेश्चन आता है और आने की संभावना रहेगी कि रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी हुई थी, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई थी और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में फांसी की सज़ा हुई थी और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी की सज़ा हुई थी। देखिए समझिएगा, 4 लोगों को चारों अलग अलग जगह पर फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अगला, 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें महिलाएं शामिल थीं। देखिए महिलाएं कितनी थीं? 30, 20, 15, 25। तो आपकी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक, या 15 महिलाएं शामिल थीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में ... और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो आपका हो जाएगा ये मलेशिया, आपका आंसर मलेशिया। आपको याद रखना है कि पूरे विश्व में इंडोनेशिया नारियल उत्पादन में किसमें? नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर। कौन? इंडोनेशिया। इसके अलावा घटते हुए क्रम में इंडोनेशिया के बाद आएगा फिलीपींस के बाद भारत के बाद ब्राज़ील के बाद श्रीलंका। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ये तो हो गया, देखो देशों की बात कर लेते हैं। ठीक,
देश की बात कर लेते हैं। लेकिन अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य में वहीं हो जाएगा सबसे नंबर पर नारियल उत्पादन करने में तमिलनाडु, इसके बाद केरल, और उससे कम कर्नाटक, उससे कम आंध्र प्रदेश। ये देखिए, अभी पिछले समय क्या पूछा गया था, राष्ट्र की बात पूछी गई थी कि कौन सा राष्ट्र सबसे ज़्यादा, उससे कम। लेकिन अब की बार देखना हो सकता है कि संभावना बढ़ेगी कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन होता है। ठीक, ये घटता हुआ क्रम है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तक कर दिया गया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की भी संभावना रहेगी। 1.5 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 5 लाख, तो आपका हो जाएगा 5 लाख। ठीक, कितनी राष्ट्रपति की कितनी, देखिए समझिएगा, राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपए। ठीक, चलिए अच्छा, इसकी व्याख्या देख लेंगे हम एक बार। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में पेश किया गया था। इसमें भारत के राष्ट्रपति, देखिए भारत के राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख। वहीं उपराष्ट्रपति का, देखिए अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का 1,10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया उपराष्ट्रपति का, 4 लाख रुपए। और ये वेतन की भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में, किसमें, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी का दूसरी अनुसूची में पेंशन, भत्ते, वेतन, इन सभी का उल्लेख किया गया। किसमें, दूसरी अनुसूची में। याद रखिएगा किस अनुसूची में क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, चलिए हम आगे इसी क्रम में एक आगे क्वेश्चन लाएंगे जो कि इसी तरीके से व्याख्या सहित होगी। आप लोग एक कसम सिखा लीजिएगा कि हमें इस बार पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो मेहनत आपकी, सहयोग हमारा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद।